सबसे पहला जो अमेंडमेंट है इट इज फॉर वारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, जो भी वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबिलिटी कैसा रहेगा वो गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के थ्रू डिस्कस किया है। वारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले तो मैं वारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहता है वो समझा देता हूँ, सुनो। मान के चलो आप लोगों ने एचपी का लैपटॉप लिया, एचपी का ही शोरूम से। ओके, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो एचपी बना रहा ना, एचपी से ही लिया आपने, लैपटॉप परचेज किया। तो एचपी ने ओके आप लोग को लैपटॉप सेल किया, आपका नाम में से मिस्टर ए। अभी लैपटॉप का प्राइस एचपी ने रखा था 40,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, जीएसटी को छोड़ के 40,000 रुपीज का प्राइस था। अब ये 40,000 के अंदर एचपी बोलता है कि इट इंक्लूड्स 1 ईयर फ्री वारंटी। क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर? 1 ईयर का फ्री वारंटी इज इंक्लूडेड। ओके, ऐसा एचपी ने बोला है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, मान के चलो अगर आप लोग का लैपटॉप खराब हुआ, ओके आप लोग का लैपटॉप खराब हुआ से बैटरी का इशू हो रहा है। ओके, मतलब जो आप लोग चार्जिंग करते हो वो चार्जिंग ठीक से हो नहीं रहा है, जल्दी बैटरी उतर रहा है वगैरह वगैरह। ओके, इस तरीके से कुछ है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, अगर 1 ईयर के वारंटी पीरियड में रहेगा तो आप लोग लैपटॉप लेके एचपी के पास जाओगे, यस और नो? अभी समझो लैपटॉप एचपी के पास लेके गए, एचपी को बोला सर मेरे को बैटरी रिप्लेस करके चाहिए। क्या चाहिए? ओके, बैटरी रिप्लेस करके चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो आपने एचपी को बोला कि मेरे को बैटरी रिप्लेस करके दो। ओके, तो एचपी क्या करता है, आपको बैटरी रिप्लेस करके दे रहा है। ओके, बैटरी का इशू है, एचपी ने आपको बैटरी लगा के दिया लैपटॉप में। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एचपी आप लोगों को ये बैटरी लगाने का कुछ चार्जेस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई क्या क्वेश्चन पूछा सबसे पहला, एचपी क्या आपको कुछ चार्ज लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कम ऑन बोलो, क्या एचपी चार्ज लगाएगा? सोचो सोचो सोचो, नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इट इज इन वारंटी पीरियड, यस और नो? तो वारंटी पीरियड में होने की वजह से एचपी विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, एचपी ने आप लोगों को फ्री में बैटरी रिप्लेस करके दी, फ्री में बैटरी रिप्लेस करके दिया। ठीक है, अभी सप्लाई होने के लिए क्या दो चीज़ों का होना जरूरी है? ओके, सिंपल चीज़ है। सप्लाई होने के लिए क्या चाहिए? कमान, सप्लाई होने के लिए बिजनेस पर्पस चाहिए एंड कंसिडरेशन चाहिए। ठीक है, बिजनेस पर्पस है क्या एचपी का? यस, इट इज अ बिजनेस पर्पस। कंसिडरेशन, ये ट्रांजैक्शन अपने को दिख रहा है फ्री में, लेकिन क्या ये फ्री है? आंसर इज फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? बिकॉज यहाँ पर 40,000 जो है ना, ये 40,000 वॉज ऑलरेडी इंक्लूडिंग वारंटी। 1 ईयर का वारंटी इसमें इंक्लूड था, इसीलिए फ्री था। फ्री इन द सेंस वो ऐसा फ्री में नहीं दे रहा, वारंटी का प्राइस इसमें इंक्लूड कर। क्योंकि तो यहाँ पर कंसिडरेशन है तो सप्लाई मानना चाहिए, जीएसटी भरना चाहिए। लेकिन इस सर्कुलर ने क्या बोला, इस सर्कुलर ने क्या बोला, सिंस इन दीज रुपीज 40,000 वारंटी चार्जेस वेर ऑलरेडी इंक्लूडेड। ओके, 40,000 के प्राइस के साथ आपको वारंटी मिला है, तो ये 40,000 का जो प्राइस है इट विल कंटेन वारंटी। ओके, इसके अंदर ही वारंटी आ गया। ओके, तो इसीलिए एचपी अलग से चार्ज नहीं कर रहा है। सो क्लैरिफिकेशन क्या है, नो जीएसटी शैल बी पेड। ओके, नो जीएसटी इज पेएबल। इज इट क्लियर? नो जीएसटी इज पेएबल ऑन दिस बैटरी रिप्लेस्ड। क्यों नहीं पे करना है? क्योंकि 40,000 में ऑलरेडी वारंटी इंक्लूडेड था। ओके, तो जीएसटी ऑलरेडी भर चुका है, तो फिर बैटरी के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या आना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन क्या आना चाहिए, भाई बैटरी एचपी ने कहीं से तो खरीदा रहेगा। ओके, मार्केट से खरीदा रहेगा या तो इन्होंने खुद ने बनाया रहेगा, वॉट एवर। हम लोगों ने एक सेक्शन नंबर 17(5) पढ़ा था, याद है? सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, इसमें लिखा था अगर आप लोग कोई भी चीज फ्री में देते हो तो क्या करना पड़ता है? आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है, यस और नो? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि दिस बैटरी इज नॉट एक्चुअली फ्री। क्यों फ्री नहीं है ये सर? क्योंकि 40,000 का जो प्राइस था इसके अंदर इंक्लूडेड था, दैट्स व्हाई दिस बैटरी इज नॉट फ्री। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि आईटीसी रिवर्सल इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सिनारियो। ओके, इस केस में आईटीसी रिवर्सल का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? समझ में आ पाए? क्योंकि ऑलरेडी आपसे कलेक्ट किया हुआ है, मतलब जीएसटी भर चुका है।
तो फिर आईटीसी तो मिलेगा ना, रिवर्सल करने का जरूरत नहीं। समझ में आया सबसे पहला केस। ओके, अभी हम लोग वारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में ही और डीपली डिस्कशन करेंगे। मान के चलो एचपी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया। क्या किया? एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? लैपटॉप सेल करता है आपको। ओके, एचपी ने इसको समझो 30,000 में बेचा रहेगा। ओके, और ये डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको 40,000 में बेचा रहेगा। नाउ दिस 40,000 इज इंक्लूडिंग वारंटी, ओके, बट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यहां तक समझा? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब क्या होता है, आप लोग का लैपटॉप का जो बैटरी है ना वो खराब हो गया, तो आप लोग किसके पास आओगे? अभी डायरेक्टली एचपी के पास आप नहीं जाओगे, आप किसके पास जाओगे बताओ? आप जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। यस और नो? आप किसके पास जाओगे? कम ऑन, बोलो बोलो। आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये आप लोग को बैटरी रिप्लेस करके दे। पर ध्यान से सोचो, क्या डिस्ट्रीब्यूटर ये खर्चा बेयर करेगा? क्या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि वारंटी 40,000 में इंक्लूड होना चाहिए, ये एचपी का डिसीजन है। ओके, एचपी ने बोला कि 40,000 में वारंटी इंक्लूड करो, कुछ भी रहेगा तो एचपी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोल दिया एकदम वट से कि 40,000 रुपये का वारंटी, सॉरी 40,000 रुपये का लैपटॉप इंक्लूडिंग वारंटी। अभी आप चले गए किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? आपको बैटरी रिप्लेस करके देगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ अलग अलग केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस, मैं पहले सारे केस बता देता हूँ। सबसे पहला केस, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? ओके, मार्केट से बैटरी परचेस करेगा। ओके, मार्केट से बैटरी परचेस करेगा, परचेजेस बैटरी फ्रॉम मार्केट, और फिर रिप्लेस कर देगा। ओके, क्या वो आपसे कुछ पैसा लेगा? आपसे कुछ भी पैसा नहीं लेगा। क्यों पैसा नहीं लेगा? क्योंकि वारंटी पीरियड में आपका लैपटॉप, तो आपसे पैसा नहीं लिया। लेकिन एक ध्यान से सोचो, क्या डिस्ट्रीब्यूटर एचपी से पैसा लेगा कि नहीं लेगा? ऑब्वियसली लेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर खुद का कॉस्ट क्यों बढ़ाएगा? जब वारंटी चार्जेस इंक्लूड होगा, ऐसा एचपी का डिसीजन है, तो वो खुद क्यों इंक्लूड करेगा? तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर इशूज इनवॉइस ऑन एचपी कि भाई मैंने बैटरी खरीदा मार्केट से, दे दो पैसा। समझा ये ट्रांजेक्शन? देखो, टैक्सेबिलिटी बाद में एक साथ पढ़ेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन बता। सेकंड ट्रांजेक्शन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर ने ओके एचपी को पूछा, आस्क एचपी टू सेंड अ बैटरी फॉर फ्री रिप्लेसमेंट। ओके, टू सेंड अ बैटरी फॉर रिप्लेसमेंट। तो एचपी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को बैटरी भेजेगा। क्लियर है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर को बैटरी भेजेगा और रिप्लेस करके देगा। बस इतना ही। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? तीसरा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑलरेडी एचपी से बहुत सारे बैटरीज खरीद के रखी थी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑलरेडी एचपी से बहुत सारा बैटरी परचेस करके रखा है। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? रिप्लेसेस बैटरी फ्रॉम हिज स्टॉक। ओके, फ्रॉम हिज स्टॉक, मतलब जो इसने बेचने के लिए खरीदा था ना, उसमें से एक बैटरी निकाल के फ्री में रिप्लेस करके दे रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का तो खर्चा बढ़ रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? एचपी को उतना पैसा नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ये तीन केसेस तो समझ में आया। तो अभी हम लोग ये तीनों केस का डिस्कशन करें। सबसे पहला केस, डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केट से क्या खरीदा? बैटरी खरीदा। भाई जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर को बैटरी बेच रहा है वो जीएसटी चार्ज कर रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा, वॉट। अगर चार्ज कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर को इसका आईटीसी मिलेगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर को इसका आईटीसी मिलेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटर जब एचपी के ऊपर इनवॉइस बनाएगा तब जीएसटी भी भरना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि वो चार्ज कर रहा है ना एचपी को, तो फिर चार्ज करेगा तो जीएसटी भरना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लेकिन कस्टमर से कोई पैसा नहीं लेना। सेकंड ट्रांजेक्शन, ओके, एचपी ने क्या बोला डिस्ट्रीब्यूटर को? सॉरी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर ने एचपी को क्या बोला? एक बैटरी भेज दो। तो एचपी क्या करेगा? एक बैटरी भेज देगा इसको। कैसे भेजेगा? डिलीवरी चालान के अंडर भेजेगा। कैसे भेजेगा?
डिलीवरी चालान। क्यों डिलीवरी चालान में? क्योंकि एचपी डिस्ट्रीब्यूटर को ये बैटरी सेल नहीं कर रहा है, रिप्लेस करने दे रहा है। तो एचपी विल सेल रादर विल सेंड द बैटरी टू डिस्ट्रीब्यूटर अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करेगा। ओके, तो यहाँ पर एचपी को जीएसटी भरने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैटरी जो था वो वारंटी के अंदर रिप्लेस हुआ है और वारंटी का चार्जेस ऑलरेडी कवर हो चुका है। एंड सेकंड ट्रांजेक्शन मतलब इसके अंदर ही, क्या एचपी को ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्या बैटरी फ्री में जा रहा है, आईटीसी भी रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्री में है ही नहीं, वारंटी में इंक्लूडेड था, मतलब वारंटी में तो चार्ज कवर कर लिया ना ऑलरेडी। ओके, तीसरा केस, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस बैटरी फ्रॉम हिज स्टॉक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। अज्यूम करो एचपी ने ये डिस्ट्रीब्यूटर को 10 बैटरी सेल किया था। ओके, एक बैटरी का प्राइस 1000 रुपये था, टोटल बन जाता है 10,000। ओके, एचपी ने इसको जीएसटी चार्ज किया था 1800 का, 11,800। क्लियर है? अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या सोचा था, ये बैटरी को मैं सेल करने वाला हूँ 1500 रुपये में। सब बैटरी जितना खरीदा सब बैटरी सेल करने के लिए मंगाया। अब क्या होता है, अब एक पर्सन आ जाता है, बोलता है कि मुझे बैटरी चाहिए। बैटरी चाहिए नहीं इन द सेंस, मुझे लैपटॉप में बैटरी खराब हो गया, रिप्लेसमेंट करके चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता कि ठीक है मैं रिप्लेस करके दे रहा हूँ। तो अभी 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 एक बैटरी किधर गया? फ्री में रिप्लेसमेंट में यूज हो गया। अभी जो बचा हुआ 9 बैटरी, वो 9 बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर कैन सेल इट इन द मार्केट। और डिस्ट्रीब्यूटर ने खर्चा कितने का किया? 10,000 प्लस 1800। तो यहाँ पर क्या होएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को गुस्सा आएगा ना, बोलेगा मैंने पैसा दे के खरीदा और मुझे फ्री में रिप्लेस करना पड़ा एचपी की वजह से। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर एचपी को बोलेगा भैया आप एक काम करो, क्या दे दो मुझे, क्रेडिट नोट दे दो। क्रेडिट नोट देने का मतलब क्या हो गया, एचपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट रहेगा। यहाँ पर एचपी ने सेल किया रहेगा तो 10,000 लिखा रहेगा एंड 1800 यहाँ पर लिखा रहेगा रिसीवेबल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पर 1000 रुपये का बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर ने फ्री में दिया, तो अभी एचपी को उसको कम करके देना पड़ेगा ना। तो एचपी क्या करेगा, 1000 रुपये का क्रेडिट नोट देगा, 180 का एचपी खुद का लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, सब्जेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर अपना आईटीसी 180 का रिड्यूस करता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटर अभी मार्केट में कितना बैटरी बेचने वाला है? 9 बैटरी। तो आईटीसी 10 बैटरी का तो नहीं मिलेगा, 9 का ही मिलेगा। और पहले तो 10 का आईटीसी ले चुका है, तो अभी 180 का आईटीसी क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिवर्स करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आया पॉइंट समझ में? तो ये सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। कभी मैं आप लोग को यहाँ से बताया था। वो सबसे पहला केस यहाँ पर लिखा हुआ, शॉर्ट में डायरेक्टली हम लोग समझेंगे। एज सच वेयर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट, मतलब कि एचपी ने जब रिप्लेसमेंट किया था तब नो जीएसटी इज पेएबल, नो जीएसटी इज पेएबल। ओके, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, सुनो। ये पॉइंट में लिखा है अगर एचपी कुछ सर्विस चार्जेस लेता है कस्टमर से तो उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कभी यहाँ पर एक पॉइंट है, वेदर जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। वेदर जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ वारंटी। ओके, तो वारंटी के अंडर रिप्लेसमेंट किया फ्री में। ओके, तो ऐसे केस में क्या आएगा, कोई जीएसटी भरने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वारंटी के अंदर है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, हाउएवर, अच्छा यहाँ पर इन सच केसेस एज नो कंसिडरेशन इज चार्ज बाय द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम कस्टमर, कोई पैसा नहीं लेने वाला डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर इस केस में कोई जीएसटी नहीं भरेंगे। ओके, लेकिन अगर कुछ एडिशनल कंसिडरेशन लिया जा रहा है, ओके एडिशनल कंसिडरेशन, तो इस केस में जीएसटी भरना पड़ेगा, जीएसटी विल बी पेएबल। कि अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो सिनेरियो पढ़ा अलग अलग, इधर लिखा हुआ है। सबसे पहला, एबीसी क्या करता है, एबीसी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर
मार्केट से परचेस करता है, रिप्लेस करता है, एंड किसको चार्ज करता है? एचपी को। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर ने एचपी को बोला बैटरी भेज दो, फिर वो रिप्लेस करके दे रहा है, एंड फिर क्या होएगा? कुछ चार्ज नहीं मिलेगा अपने को कस्टमर से। तो एचपी को कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना है, ओके, नॉट रिक्वायर्ड, एंड बैटरी भी फ्री में रिप्लेस होएगा, नो जीएसटी टू बी पेड। एचपी ने क्या किया है? सोल्ड सम बैटरीज टू एबीसी, ओके, एबीसी क्या करता है? उसमें से रिप्लेस करता है, ओके। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पर वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, एंड क्या हो जाएगा? एचपी का लायबिलिटी कम हो जाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटर का करस्पॉन्डिंग आईटीसी कम हो जाएगा। समझ में आया? और एक केस इसके अंदर ये लोगों ने बनाया, ओके, डुप्लीकेट केस ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि एचपी ने डिस्ट्रीब्यूटर को 10 बैटरी सेल किया था, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करने वाला था? ये 10 बैटरी ओपन मार्केट में 1500 में बेचने वाला था, ये स्वर्ण 1000 का है, 1500 में बेचने वाला था। भी एक बंदा आया, बोलता है कि मेरे को रिप्लेस करके दो बैटरी फ्री में, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बैटरी फ्री में रिप्लेस की। अब एचपी के पास दो ऑप्शन है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर का रिसीवेबल को रिड्यूस कर दें, या तो डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्या कर दें? ओके, एक बैटरी और भेज दें। अगर एचपी एक बैटरी भेजता है तो इसके ऊपर एचपी को जीएसटी पे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? क्योंकि ये बैटरी जो भेजी है वो जो रिप्लेस हुई है ना, उसके अगेंस्ट भेजी है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी पेड है, तो इसके ऊपर वापस से जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट? अपना ये सब केसेस डिस्कस। अभी हम लोग यहाँ पर रिपेयरिंग सर्विस का बात करेंगे, ओके। अगर समझो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कुछ रिपेयरिंग करता है कस्टमर के लैपटॉप पे, तो उस केस में उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिपेयरिंग सर्विस का वो चार्ज कर रहा है, तो उस केस में जीएसटी भरना पड़ेगा। समझ में आ पाए? ओके, सो जीएसटी विल बी पेएबल। उसके बाद अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड वारंटी की, ओके। एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है, आइए समझते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी, अब इसमें क्या होएगा देखो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं, ओके, से डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं या किसी से भी। अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है हम लोग को कि आप लोग अगर अगर अभी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदते हो, देखो 40,000 का तो लैपटॉप है। एक्सटेंडेड वारंटी का मतलब होता है कि 1 साल का तो वारंटी आपको फ्री है, ओके, ये साल का तो वारंटी फ्री है। भाई इसके आने वाले जो 2 साल है, ओके, ये दोनों सालों का वारंटी भी हम आपको अभी दे सकते हैं एट 4,000। लेकिन अगर आप लोग अलग से खरीदोगे तो आप लोग को ये 4,000 में नहीं मिलेगा, आप लोग को ये थोड़ा महंगा मिलेगा। तो आज के आज खरीदेंगे तो क्या होएगा? 4,000 में मिलेगा। एंड अगर मान के चलो आप लोग फ्यूचर में जाके खरीदते हैं, तो ये हो सकता है 6,000 8,000 ऐसा कुछ भी भाव लगा दे। तो ऐसे केस में इसका एक सर्कुलर आया। सर्कुलर में क्या बोला? अगर कोई पर्सन लैपटॉप खरीदने के टाइम पे एक्सटेंडेड वारंटी खरीदता है, तो ये एक्सटेंडेड वारंटी को भी गुड्स माना जाएगा, और इसके ऊपर जीएसटी जो लैपटॉप का रेट है उससे लगेगा। एंड अगर आप लोगों ने लैपटॉप खरीदने के साथ एक्सटेंडेड वारंटी को नहीं खरीदा, लैपटॉप का 1 साल होने के बाद आपने वारंटी अगले 2 साल की ली, समझो 8,000 में आपको मिल रही है अभी, ओके, 1 साल खत्म होने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे सर्विस, और इसके ऊपर जीएसटी जो रहेगा वो सर्विस के रेट से आएगा। इज इट क्लियर? तो अपना एक्सटेंड वारंटी का डिस्कशन पूरा हो गया। क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन नंबर 16(4) इन रिस्पेक्ट ऑफ आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, ये क्लैरिफिकेशन है बेसिकली। किस रिगार्ड में क्लैरिफिकेशन है वो समझेंगे पहले। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ गुड्स या फिर स्पेसिफाइड सर्विसेज लेता हूँ, और आरसीएम में मुझे जीएसटी पे करना, ओके, आरसीएम। तो इस केस में गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में बोला है, और जिन लोग का डॉक्यूमेंटेशन बाकी है ना, वो लोग क्या करना, ये वाले अमेंडमेंट को, इस अमेंडमेंट को डॉक्यूमेंटेशन के बाद देखना। ओके, जिन लोग का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में एक कंसेप्ट है ऑफ सेल्फ इनवॉइस। ओके, सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस मतलब अगर हम लोग किसी
अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ गुड्स और सर्विस खरीदते हैं तो रिसिपिएंट को खुद के ऊपर एक इनवॉइस बनाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनवॉइस। तो सेल्फ इनवॉइस का आईटीसी कब तक मिलेगा, कि उसके ऊपर ये वाला पॉइंट, क्योंकि सेल्फ इनवॉइस का आईटीसी हम लोग को कब तक मिलेगा, व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट इज द अपर टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी फॉर आरसीएम सर्विसेज और गुड्स टेकन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, क्या रहेगा सर? अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि सेल्फ इनवॉइस जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने बनाया, कि सेल्फ इनवॉइस जिस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने बनाया, उस फाइनेंशियल ईयर के उस फाइनेंशियल ईयर के अगले 30 नवंबर तक और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप लोग आईटीसी ले सकते। ओके, ना कि सर्विसेज मिलने वाले साल का नेक्स्ट 30 नवंबर। 30 नवंबर कौन सा लेना है हम लोग को? 30 नवंबर हम लोग को इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस के ईयर का अगला 30 नवंबर लेना। ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, मान के चलो कि मैंने फरवरी 2025, ओके, ये मंथ में मैंने कोई आरसीएम की सर्विस ली। ओके, मैंने आरसीएम की सर्विस ली, ठीक है। डेट भी लिख देता हूँ, से आज का ही तारीख लिखते हैं, 1 फरवरी। ओके, 1 फरवरी को हम लोगों ने आरसीएम का सर्विस लिया, ठीक है। अभी इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है, ये सब लोग को मालूम है, क्या टाइम ऑफ सप्लाई रहता है? 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट, वहां से लेके 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट, अज्यूमिंग पेमेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ओके, व्हाट इज द 61st डे? ओके, गिनो जरा। फरवरी के 28 दिन, 28 दिन, ओके, 27 दिन, ओके, 1 तारीख को छोड़ दो, फरवरी के 27 दिन हो गए, प्लस मार्च के 31 डेज, कितने होते हैं? 58 और 3। ओके, तो 3 अप्रैल इज अवर 61st डे। ओके, 3 अप्रैल इज अवर 61st डे, मतलब 3 अप्रैल तक, ध्यान से सुनना, 3 अप्रैल तक सेल्फ इनवॉइस बनना चाहिए। ओके, 3 अप्रैल तक क्या बनना चाहिए? ओके, सेल्फ इनवॉइस बनना चाहिए बाय 3 अप्रैल। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि सप्लायर टैक्स तो भर देता है लेकिन सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाता है, ऐसा भी कुछ होता रहेगा। ओके, तो सेल्फ इनवॉइस 3 अप्रैल तक बनना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। पर अगर सेल्फ इनवॉइस 3 अप्रैल के जगह पे और भी लेट बना है, ओके, अभी 3 अप्रैल आ रहा है, मतलब तो ये फाइनेंशियल ईयर सेम ही है, अज्यूम करो फाइनेंशियल ईयर चेंज भी होता, ओके, तो गवर्नमेंट बोलती है सेल्फ इनवॉइस जिस भी दिन बनाया, इवन इफ आफ्टर दिस टाइम लिमिट, ओके, इवन इफ आफ्टर दिस टाइम लिमिट, स्टिल यू कैन टेक आईटीसी टिल 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ सेल्फ इनवॉइस। तो सर ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि सेल्फ इनवॉइस लेट बनाया तो भी आईटीसी मिल रहा है। देखो, एक एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम लोग का फाइनेंशियल ईयर वाइज प्रॉपर हो जाएगा। समझो 25 जनवरी, कि ये आपका आरसीएम का सर्विस लेने का डेट, ओके, इधर से 61 डे ऐड कर लो, इधर से 61 डे और डेट ऑफ पेमेंट, तो 61 डे में ऐड करता हूँ, 6 days ऑफ जैन, 28 days ऑफ फेब, ओके, कितना हो गया? 34 हो गया, प्लस 27 days ऑफ मार्च, ओके, इस तरीके से ये कितना हो गया? 61। ओके, तो 61 days आता है एट 27 मार्च से 2025। तो ये डेट तक क्या बनना चाहिए था? ओके, सेल्फ इनवॉइस बनना चाहिए था। अब समझो मार्च महीना मंथ एंड है, ओके, ईयर एंड है, आई एम वेरी बिजी, वेरी ऑक्यूपाइड, तो मैंने क्या किया, सोचा कि इसका जो इनवॉइस है वो मैं बाद में बनाता हूँ। तो मैंने 4
अप्रैल को इनवॉइस बना दिया। अभी इसका लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या रहेगा? ओके, दिस डेट इज सेल्फ इनवॉइस डेट एंड दिस डेट इज द लास्ट डेट टू इशू सेल्फ इनवॉइस। तो ये जो ईयर है ना, ये डेट फर्स्ट वाला, ये 24-25 है। ओके, ये वाला किस में जा रहा है? 25-26। सो 24-25 का अगला 30th नवंबर देखेंगे या 25-26 का अगला 30th नवंबर देखेंगे? तो गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक दिस वन। मतलब जिस ईयर में सेल्फ इनवॉइस बनाया, ओके, उसका अगला साल का 30th नवंबर। तो व्हाट वुड बी द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी? इट वुड बी 30th November 2026। ओके, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो सर सेल्फ इनवॉइस लेट बना है, उसका क्या? उसका पेनल्टी लगेगा। ओके, उसका पेनल्टी लगेगा, लेकिन फिर भी आईटीसी मिलेगा। ओके, इनवॉइस के अकॉर्डिंग, के इनवॉइस के हिसाब से जाएंगे। ओके, तो अभी यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर। यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। खाली पेनल्टी का पॉइंट मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ। इन केसेस वेयर, इन केसेस वेयर, इधर गया, हाँ। ओके, इन केसेस वेयर रिसिपिएंट इश्यूज द सेड इनवॉइस आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई एंड पेज टैक्स अकॉर्डिंगली, ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन सच डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जनरल पेनल्टी लग सकता है, वो ठीक है, टाइम लिमिट में इनवॉइस नहीं देने का, लेकिन इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई अपना वाला केस ही अपन देख सकते हैं। ओके, अपना वाला केस देखो, इसमें 27 मार्च इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी भरना चाहिए था अपने को कब तक? 20 अप्रैल तक। लेकिन हम लोग 4 अप्रैल को इनवॉइस बना रहे, तो हम लोग लगभग जीएसटी 20 मई को भरने वाले होंगे। तो यहाँ पर 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक, ओके, एक महीने का क्या आएगा? इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। समझ में आया क्या? और जनरल पेनल्टी लग सकता है, वो तो ऑफिसर के ऊपर है। तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, पर आईटीसी फिर भी मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अपना एक अमेंडमेंट हो गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे। देखो, ये जो अमेंडमेंट है, इट इज रिलेटेड टू रिपेयरिंग सर्विस। ओके, इट इज रिलेटेड टू रिपेयरिंग सर्विसेज। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द अमेंडमेंट। ब्रदर, ये क्लैरिफिकेशन ही है। सुनो क्या है। अभी देखो, हम लोगों ने एक आईटीसी के चैप्टर जो अभी अभी हम लोगों ने किया, उसमें एक इंश्योरेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ पढ़ा। ओके, इंश्योरेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग हमने कुछ पढ़ा है। ओके, वो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग का कार है। ओके, हम लोग का कार खराब हुआ। ओके, इसको हम लोग रिपेयरिंग के लिए लेके गए। ओके, इसको हम लोग किसके लिए लेके गए? रिपेयरिंग के लिए। गवर्नमेंट बोलता है ये रिपेयरिंग का आईटीसी आप लोग को तभी ही मिलेगा, ओके, जब आपको ये कार का आईटीसी मिल रहा होगा। ओके, अगर कार का आईटीसी मिलता था तो रिपेयरिंग का भी आईटीसी मिलेगा। कार का आईटीसी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर रिपेयरिंग का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हम लोगों ने देखे। ओके, जो पर्सन मैन्युफैक्चरर है उसको आईटीसी मिलता है, और जो इंश्योरेंस के बिजनेस में है उसको भी आईटीसी मिलता है। तो अभी इंश्योरेंस बिजनेस वालों के लिए, ओके, ये अमेंडमेंट बहुत रिलेवेंट है। तो लेट अस अंडरस्टैंड ये अमेंडमेंट क्या बोलना चाहता है। समझो। ओके, यहाँ पर हम लोग हैं,
तो यहाँ पर है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको बोला है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो हम लोग आपको रिपेयर करवा के देंगे। ओके, क्या आप लोग का बातचीत हुआ इंश्योरेंस कंपनी के साथ? अगर आपके कार का या फिर बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? रिपेयर का खर्चा बेयर करेगी। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। अगर हम लोग का एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग गए किसके पास? ओके, रिपेयरिंग का जो गैरेज है उसके पास चले गए। ओके, रिपेयरिंग के गैरेज के पास गए। इसको बोला कि भाई एक काम करो, ये गाड़ी मेरा इंश्योरेंस के अंदर है, इसको रिपेयर करो फ्री में, मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। वैसा हम लोगों ने बोला। तो रिपेयर वाला डर गया, बोलते कह रहे तो पैसा कौन देगा? तो रिपेयर वाले को हमने बोला अरे टेंशन मत लो, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना अपना, ओके, वो आपको दे देगा। सो बेसिकली देर आर टू मॉडल्स ऑफ इंश्योरेंस. फर्स्ट मॉडल इज reimbursement model and second model is कैशलेस. ओके, दो मॉडल्स है। पहला मॉडल क्या है? रीइंबर्समेंट मॉडल, एंड दूसरा क्या है? कैशलेस. अब रीइंबर्समेंट मॉडल में क्या होता है, सुन, रीइंबर्समेंट मॉडल में क्या होता है, हम लोग गैरेज वाले को पूरा का पूरा पेमेंट करते हैं रिपेयरिंग का, और बाद में जो बिल है वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं। और कैशलेस में क्या होता है, हम लोग को एक रुपया भी पे नहीं करना पड़ता, उसको बोलते हैं कैशलेस. ओके, तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी विल मेक डायरेक्ट पेमेंट टू गैरेज. क्लियर है क्या? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिम्बर्समेंट मॉडल में क्या होता है. रिम्बर्समेंट मॉडल में इंश्योर्ड इंश्योर्ड विल पे टू गैरेज. ओके, देन विल क्लेम रीइंबर्समेंट, देन विल क्लेम रीइंबर्समेंट. ओके, ये केस हो गया. कैशलेस में क्या होता है? इंश्योर्ड विल पे जीरो. ओके, इंश्योर्ड विल पे जीरो, उसको कुछ भी पे नहीं कर. ओके, इंश्योरेंस कंपनी विल मेक पेमेंट टू गैरेज. आया पॉइंट समझ में? तो अभी यहाँ पर समझो 10,000 रुपीज का टोटल खर्चा होने वाला था. ओके, 10,000 रुपीज का टोटल खर्चा होने वाला था. ठीक है, कोई भी मॉडल लेते, चलो कैशलेस ले लेते, कैशलेस. तो हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि इंश्योरेंस कंपनी एक काम करो, गैरेज वाले को 10,000 रुपये दे दो. इंश्योरेंस कंपनी बोलता है रुको 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 रुको, बोलते कि आपने गाड़ी को इस तरीके से गिराया है कि उसका अनइंश्योर्ड पार्ट भी डैमेज हो गया, उसका भी चार्ज इस 10,000 के अंदर है. समझो गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उसके अंदर दो तीन चीजें कवर थी. से मिरर कवर था. ओके, इंजन उड़ गया तो कवर था. एंड गाड़ी को जो स्क्रैच वगैरह लगा रहेगा वो कवर था. समझो इस तरीके से कवर था सब कुछ. लेकिन आपका साइलेंसर पूरा जा चुका है. ओके, तो ये सब खर्चे का 10,000 हुआ है. ओके, ये खर्चों में से ये जो साइलेंसर का खर्चा था, इट वॉज नॉट इंश्योर्ड, रादर इट वॉज नॉट अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस पॉलिसी में खाली ये तीन ही चीज था. तो ये तीनों चीज का रिपेयरिंग का होता है 7,000, और साइलेंसर का रिपेयरिंग का होता है 3,000. इस तरीके से 10,000 का ब्रेकअप है. अब रिपेयरिंग वाला बोलता है अरे यार इंश्योरेंस कंपनी मेरे को खाली 7,000 रुपये दे रहा है, लेकिन आपका हुआ है 10,000. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें देखो, इसमें मैं जो हूँ ना, ओके, मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो गैरेज है उसको दूंगा 3,000 रुपये. ओके,
और इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर वाले को देगा 7,000 रुपीज। ये तो गवर्नमेंट सेज एज पर दिस क्लैरिफिकेशन कि इंश्योरेंस कंपनी को इस 7,000 रुपीज के ऊपर जो जीएसटी लगा होगा, ओके, उसका आईटीसी मिलेगा। ओके, इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ जीएसटी ऑन 7,000 रुपीज। ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ जीएसटी ऑन 7,000 रुपीज। ये 3,000 का क्या हो जाएगा? ओके, इसका आईटीसी हम लोग को वैसे भी नहीं मिला था, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कार या फिर बाइक ठोका रहेगा, तो आईटीसी हम लोग को कार और बाइक का नहीं मिल रहा है। तो ये 3,000 के ऊपर जो जीएसटी होगा, इसका भी आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कौन समझा? तो आईटीसी नहीं मिलेगा। पर इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी किसका मिलेगा? 7,000 के ऊपर का जीएसटी का आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, गवर्नमेंट सेस इनवॉइस शुड बी, ओके, इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कि गैरेज वाला जो है ना, वो हमारे पर्सनल नाम पे इनवॉइस नहीं देना चाहिए। किसके नाम पे देना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी। तो ये आईटीसी मिलेगा। ओके, दोनों केसेस में रीइंबर्समेंट मॉडल हो चाहे फिर कैशलेस हो, दोनों ही केसेस में इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए? कि इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इनवॉइस टू बी इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एंड कितना आईटीसी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को? टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम एक्सेप्टेड और रीइंबर्स्ड। ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम एक्सेप्टेड और रीइंबर्स। मतलब समझो 10,000 का खर्चा हुआ, हमने गैरेज वाले को पूरा 10,000 दे दिया। अभी हम लोग 10,000 का क्लेम लेके जा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। बोलते देखो इंश्योरेंस कंपनी 10,000 का खर्चा हुआ। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है अरे 10,000 का खर्चा हुआ, लेकिन क्लेम हम लोग सिर्फ 7,000 रुपीज का ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 7,000 के ऊपर का ही आईटीसी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को, प्रोवाइडेड इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अपना रिपेयर का सर्कुलर हुआ। उसके बाद और एक क्लैरिफिकेशन है फॉर आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल्स। ओके, आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल्स। ओके, उसके बाद एक सेक्शन नंबर 16(5) और सेक्शन 16(6). ओके, दो सेक्शंस। ठीक है, तो दो अमेंडमेंट्स है। एक तो डेमो व्हीकल का है। अब सुन लो डेमो व्हीकल का केस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ह्युंडई कंपनी, ओके, ओके, वी आर मेसर्स एबीसी। ठीक है, हम लोगों ने ह्युंडई से 100 कार्स परचेज किया। ओके, एक कार 6 लाख रुपए का, तो 6 करोड़ का हम लोगों ने कार परचेज की। ओके, 100 कार खरीदा। अभी 100 कार में से 99 कार को हम लोग फॉर सेल रख रहे हैं। ओके, और एक कार को हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव पर्पस के लिए उसको रखा हुआ है। ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पर सर्कुलर से ये क्लैरिफाई करना चाहती है कि क्या ये एक कार का आईटीसी आप लोग को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ओके, एज पर दिस क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट सेस आप लोग को इसका आईटीसी मिलेगा। ओके, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन ये है कि ये एक कार से आप 99 कार का
फर्दर सप्लाई कर पाओगे। ओके, सो दिस वन कार विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेकिंग फर्दर सप्लाई। ओके, सो गवर्नमेंट से ये एक कार का आईटीसी मिलेगा। दिस इज अ डेमो कार। अभी डेमो कार है मतलब ये 1 साल यूज नहीं होगा, 2 साल 3 साल भी यूज हो सकता है, डेमो कार है। ओके, सो दिस 99 कार्स आर treated as stock in trade, but this one car will be treated as fixed asset because this car is going to be used for long term। कि 1 2 साल 3 साल तक ये डेमो कार चालू ही है। ओके, एक टेस्ट ड्राइव तो ले रहा है कोई पर्सन, दिन में एक जन भी नहीं आता है। ओके, 2 4 दिन में एक जन आ रहा है, लॉन्ग टर्म चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर समझो आपने ऐसा एंट्री पास किया हुआ है इस एक कार, तो आपको जीएसटी का आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आपने एंट्री इस तरीके से पास किया है, ये एक कार का फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इसके अंदर ही जीएसटी आपने डाल दिया। ओके, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये केस समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर एबीसी जो है ना, उसने 100 कार क्या किया हुआ है? परचेज किया हुआ है। ध्यान से समझना, 100 कार परचेज किया, एक कार को क्या किया? डेमो के लिए खड़ा किया। ओके, टेस्ट ड्राइव के लिए। तो गवर्नमेंट से उस एक कार से आप क्या कर रहे हो? वो एक कार से आप लोग क्या कर रहे हो? सेल्स जनरेट कर रहे हो, तो आईटीसी मिलेगा। लेकिन वो आपका फिक्स सेट है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी को अलग से दिखाना पड़ेगा, तभी आईटीसी मिलेगा। अगर आप लोग साथ में दिखा दोगे तो आईटीसी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये सर्कुलर का फर्स्ट पॉइंट हुआ। सर्कुलर का सेकंड पॉइंट। ओके, सर्कुलर का सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये बोलता है सर्कुलर का, समझो एक मॉल है, अच्छा खासा मॉल, एक बड़ा मॉल है। मॉल के बीचों बीच, अगर आपने देखा रहेगा, ओके, एक कार लगी होती है, ठीक है, और इधर 2 3 लोग वो कार के लिए कस्टमर ढूंढते रहते हैं। ओके, तो ये 2 3 लोग जो है ना, दिस इज बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी। ओके, दिस इज बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी अपॉइंटेड बाय युंडाई। समझो युंडाई का कार है, तो ये कार जो यहाँ पर एक कार खड़ी है, ओके, मार्केटिंग एजेंसी ने ये एक कार खरीदी है। ध्यान से सुनना, मार्केटिंग एजेंसी ने क्या किया है? ये एक कार युंडाई से खरीदी, और ये एक कार को क्या किया? मॉल के बीचों बीच लगा दिया, और सब बड़े बड़े कस्टमर जा रहे हैं आजू बाजू से, उन सबको बोल रहे हैं ये कार खरीदो, कार खरीदो। तो मार्केटिंग एजेंसी इज जनरेटिंग सेल्स नॉट ऑन देयर ओन अकाउंट, बट दे आर जनरेटिंग सेल्स फॉर युंडाई। तो गवर्नमेंट से ये जो कार है ना, ये कार से मार्केटिंग एजेंसी इज नॉट मेकिंग एनी फर्दर सप्लाई, इज नॉट मेकिंग एनी फर्दर सप्लाई। ओके, इसीलिए ये एक कार का आईटीसी, ओके, ये एक कार का आईटीसी मार्केटिंग एजेंसी को नहीं मिलेगा। तो आईटीसी कब मिलता है? जब हम लोग कार खरीदते हैं और हम लोग अपने अकाउंट पे बेचते हैं, तब डेमो व्हीकल का आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर एक कार खरीदा है और वही कार को ऐसे रख दिया, तो आईटीसी नहीं मिलेगा मार्केटिंग एजेंसी को। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो पढ़ा उसको समराइज करेंगे। ओके, डेमो व्हीकल 2 टाइप के। ओके, एक तो वी आर नॉट अ मार्केटिंग एजेंसी। ओके, नॉट अ मार्केटिंग एजेंसी। दूसरा हम लोग क्या है? मार्केटिंग एजेंसी। अगर लोग मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे कि डेमो व्हीकल जो है,
इसके आईटीसी को हम लोगों ने कैपिटलाइज किया है कि नहीं किया? कैपिटलाइज किया है तो आईटीसी भूल जाओ। अगर डेमो व्हीकल का आईटीसी को आप लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया, ओके, आईटीसी नॉट कैपिटलाइज्ड, तो इस केस में आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन मार्केटिंग एजेंसी ने खरीदा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आया पॉइंट? तो ये अपना समरी है फॉर डेमो व्हीकल ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो लिखा है वो पूरा सब कुछ यही है, तो एक एक पॉइंट में पढ़ नहीं रहा हूँ। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(5) और सेक्शन नंबर 16(6), ओके, ये स्पेसिफिक ईयर्स के लिए आया है, इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। सेक्शन नंबर 16(6) हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 16(5) जो है, क्योंकि ये खाली स्पेसिफिक ईयर्स के लिए ही है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, सेक्शन नंबर 16(6) पढ़ेंगे। लेट अस डायरेक्टली टेक एग्जांपल। देखो ये जो केस है ना, ये क्या बोलना चाहता है? अगर हम लोग का रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, ओके, रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद के हम लोग का रिवोकेशन हुआ है, ओके, कैंसिलेशन हुआ और फिर रिवोकेशन हुआ, ठीक है। और रिवोकेशन इतना लेट हुआ कि रिवोकेशन के दिन पे हम लोग का आईटीसी लेने का टाइम निकल गया। तो क्या उस टाइम का आईटीसी रिवोकेशन के दिन पे हम लोग ले सकते हैं कि नहीं? ओके, वो डिस्कशन है। सो लेट अस फर्स्ट रीड आउट दिस प्रोविजन एंड देन एक एग्जांपल लेंगे। वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29, कैंसिल हो चुका, ओके, एंड सब्सिक्वेंटली कैंसिलेशन इज रिवोक, ओके, मतलब कैंसिल हो गया था फिर रिवोक हो गया, ओके, एंड वेयर availment of ITC was not restricted under section 16(4) on the date of order of cancellation। मतलब जब हम लोग का नंबर कैंसिल हुआ, ओके, उस दिन पे हम लोग आईटीसी ले सकते थे, ऐसा चीज है वो, ओके, तो हम लोग को आईटीसी मिलेगा, ओके, तो हम लोग को आईटीसी मिलेगा, shall be entitled to take ITC in respect of invoice or debit note in a return under section 39, मतलब प्रीबी, filed up to 30th November following the financial year to which such invoice relates, or annual return whichever is earlier, or for the period from date of cancellation till effective, or effective till the order of revocation, okay, where such return is filed within 30 days from the order of revocation whichever is later, okay। एक एग्जांपल लेते हैं तो समझेगा, देखो नहीं तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाता। ये एग्जांपल मैंने बनाया है स्पेसिफिकली इस केस को लेके। फॉर इंस्टेंस कैंसिलेशन वॉज डन ऑन 27 फरवरी, ओके, 27 फरवरी को आपका नंबर कैंसिल हो गया, ओके। रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने का टाइम लिमिट कितना रहता है मेरे पास? 90 डेज प्लस 180, मतलब 270 दिन मेरे पास रहता है। तो मैंने 28 अक्टूबर को, ओके, 28 अक्टूबर को मैंने क्या किया, रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, ओके। द रिवोकेशन ऑर्डर वॉज इशूड ऑन 25 नवंबर, ओके, 25 नवंबर को नंबर आपका कैंसिल जो हुआ था वो रिवोक हो गया। नाउ ही विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न्स फ्रॉम 28 फरवरी टिल ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, ओके, मतलब जब भी आपका नंबर कैंसिल हुआ था वहां से लेकर रिवोकेशन तक का आपको रिटर्न कितने टाइम में करना पड़ता है? विद इन 30 डेज। हाउएवर
एज ऑन 30th डे, मतलब कि 30वां दिन जो आएगा ना, इट विल बी 25 दिसंबर, 25 दिसंबर होगा। ओके, लेकिन 25 दिसंबर के दिन पे 30 नवंबर निकल चुका है। ओके, नवंबर निकल चुका है, तो मेरा आईटीसी चला जाएगा क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है सेक्शन नंबर 16(6) अलाउज द क्लेम ऑफ आईटीसी प्रोवाइडेड आईटीसी वाज नॉट टाइम बार्ड एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। तो कैंसिलेशन ऑर्डर कब था? 27 फरवरी। अगर इस दिन पे आईटीसी में ले सकता था, ओके, मैं आईटीसी ले सकता था, ओके, तो मेरे को आईटीसी फिर भी मिलेगा। ओके, अगर मैं 27 फरवरी को आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल था, ओके, तो उस केस में मेरे को आईटीसी 25 दिसंबर को भी दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये इसका मीनिंग, ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, समझ में आता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 74 का जो आईटीसी नहीं मिलता है, ओके, उसके ऊपर ये इरेलीवेंट है, इतना कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 74 में अगर हमारा सप्लायर टैक्स भरता है तो आईटीसी नहीं मिलता है, बराबर है। तो बस वही लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 74 में अगर आपका सप्लायर टैक्स भरेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये अपने सारे अमेंडमेंट्स हुए विथ रिस्पेक्ट टू आईटीसी चैप्टर।